मेडकॉर बाय रोहित में आपका स्वागत है। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज की इस क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाकी ड्यू टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि है ब्रोंकियल ट्री, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। ब्रोंकियल ट्री जो है वो ट्रेकिया के जो आगे वाले पार्ट्स होते हैं जो लंग्स के अंदर इनवेड हो रहे हैं, उसे हम ब्रोंकियल ट्री के नाम से जानते हैं। और ये जो है एक तरह से आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि कैसे ट्रेकिया फर्दर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल एंडिंग्स जो है वो डेवलप कर रही है। इसी पार्ट्स को जो है ब्रोंकियल ट्री या फिर रेस्पिरेटरी ट्री के नाम से जानते हैं। बेसिकली ट्रेकिया जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इस पार्ट को जो है प्राइमरी ब्रोंकस या मेन ब्रोंकस कहा जाता है, और यही मेन ब्रोंकस लंग्स के अलग अलग लोब में जैसे एंटर होगा तो वो लोब्यूलर ब्रोंकस कहलाएगा। ये लोब्यूलर ब्रोंकस फर्दर आगे चलकर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, जो कि नंबर्स में 5 to 7 हो सकते हैं। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग पर टर्मिनल पार्ट पर एक एल्वियोलर सैक नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसियस एक्सचेंज है वो ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो हम इन सभी के बारे में समझेंगे कि कैसे ब्रोंकियल ट्री जो है उसमें पूरा जो ऑक्सीजन का पाथवे है वो बनता है, और ये कैसे हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। ब्रोंकियल ट्री जो है बेसिकली ट्रेकिया से डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकाइट में। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे ये अगर ट्रेकिया है तो इसके जो पार्ट आगे डिवाइड हो रहे हैं ये मेन ब्रोंकस है, मेन ब्रोंकस या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो है वो फर्दर एंटर होते हैं लंग्स के अंदर एट द एंड, एट द हाइलम। हाइलम एक ऐसा पार्ट है जहाँ से दोनों जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। हाइलम पार्ट के वहाँ से ही बहुत सारी आर्टरीज, वेन जो है या फिर लिम्फेटिक वेसल जो है वो एंटर होती है और लीव होती है। इसके साथ में ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और अंदर के ब्रोंकस, ये सारे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड या सराउंडेड होते हैं। और साथ ही साथ इस पूरे पार्ट को, इस पाथवे को पल्मोनरी रूट भी कहा जाता है। जब कोई ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है या फिर एंटर होता है लंग्स की तरफ, तो इसकी जो ग्रोथ है या फिर जो इसका एक्सपांडिचर है वो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई ब्रोंकस ट्रेकिया से आगे कन्वर्ट हो रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो डाउनवर्ड की तरफ यानी कि नीचे की तरफ की ग्रोथ करेगा, नहीं। ये जो है पूरे ऑल ओवर लंग्स के जो पार्ट होते हैं उसमें अपना जो है जाल बिछाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर एल्वियोलर सैक के साथ में मिलकर ऑक्सीजन और गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करेंगे। The primary bronchi then divides into 3 bronchi in right lung, and each one bronchi supplies a pulmonary lobe. बेसिकली जो ब्रोंकाई होते हैं वो दोनों लंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन राइट लंग्स में ऐसा देखा गया है कि हमेशा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि राइट लंग वाला जो पार्ट होता है उसमें 3 लोब प्रेजेंट होती है, जबकि लेफ्ट लंग वाला जो पार्ट है उसमें 2 लोब ही प्रेजेंट होती है। अभी जो लोब्स होती है इनके अंदर ब्रोंकस जो है वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्टेड होते हैं, और यही ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है बहुत सारे एल्वुलर सैक प्रेजेंट होंगे और यहीं पे गैस एक्सचेंज परफॉर्म होंगे। पर्टिकुलर जो एक ब्रोंक्यूल या फिर ब्रोंकस का एक सेक्शन दिखा रखा है इस डायग्राम में, और यहाँ पर आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, सीरस ग्लैंड प्रेजेंट है और हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसका फर्दर अलग अलग फंक्शन होता है। अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज देखने को मिलता है हमारी बॉडी से एनवायरनमेंट की तरफ। इसी रेस्पिरेशन के साथ में हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन की प्रोसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में वापस थ्रो आउट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपिरेशन की प्रोसेस। यही इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू परफॉर्म होती है। यानी कि
पल्मोनरी वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दो भाग होते हैं, दो फेज होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जो है इसका मतलब क्या हुआ, एयर फ्लो कर रही है आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। और एक्सपिरेशन का मतलब है लंग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज को और रिलीज करती है एनर्जी को फंक्शन करने के लिए अपने डेली बेसिस पे। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिकली एक जो एडल्ट होता है वो डेली पर मिनट के हिसाब से 12 से 15 जो ब्रेथ है 1 मिनट में लेता है। ये उसका एक एवरेज डेली ब्रेथ मतलब एवरेज एक वॉल्यूम है कि वो भाई 1 मिनट में 12 से 15 बार जो है वो ऑक्सीजन को ले रहा है और बाहर फेंक रहा है। यानी कि मैं एक बार इंस्पिरेशन करूँगा, एक बार एक्सपिरेशन करूँगा, ये मेरी एक साइकिल हुई। उस तरह से मैं 15 बार जो है 1 मिनट में परफॉर्म कर पाऊँगा। ईच ब्रेथ कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, यानी कि जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरे पास 3 फेज हो रही है। इंस्पिरेशन जब मैं सांस ग्रहण कर रहा हूँ, एक्सपिरेशन जब मैं सांस को बाहर फेंक रहा हूँ, और इन दोनों के बीच में जो हल्का सा पॉज आया 0.1 सेकेंड का, वो है पॉज फेज। ठीक है। अब जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इसके अंदर ऑक्सीजन हम टेक करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, तो इसके अंदर ब्लड कैपिलरी जो सेल्स के बीच का जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, सब्सटेंसेस का, वो देखने को मिलता है। और सेलुलर लेवल पे जो है रिलीज जो होती है एनर्जी होती है फूड सब्सटेंस से। ब्रीदिंग डिपेंड करती है चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन द थोरेसिक कैविटी। जब भी हम सांस लेते हैं तो आपने फील किया होगा हमारी जो थोरेसिक कैविटी वो थोड़ी उभर कर बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ आती है और यहीं पे जो है वॉल्यूम जो है इंक्रीज होती है। उसी तरह से ब्रीदिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है। साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल इसमें फंक्शन करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल दे रखा है, इट फॉलो द अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर डिक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड इट। यानी कि अगर हम किसी एक कंटेनर की बात करते हैं जिसका एक वॉल्यूम या फिर स्पेस जो है अंदर कम है, और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, जब वॉल्यूम इसका अगर कम होगा, स्पेस कम होगा, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि स्पेस कम है। लेकिन जैसे ही मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर का जो अमाउंट है वो उतना ही है, लेकिन चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम, सॉरी स्पेस चेंज हुआ। जैसे ही ये स्पेस चेंज होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर कोई ज़्यादा वॉल्यूम या स्पेस वाली चीज़ है उसको हम तुरंत से श्रिंक कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर प्रेशर डिक्रीज है तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी प्रेशर डिक्रीज है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जो पूरा प्रिंसिपल है वही हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखने को मिलता है। जब मैं सांस लेता हूँ तो मेरे जो लंग्स हैं वो एक्सपांड करते हैं, डायफ्राम कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, रिब्स जो है वो आउटवर्ड की तरफ आते हैं, और इंस्पिरेशन का प्रोसेस जो है मेरे वॉल्यूम अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ा तो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो मेरे अंदर इनटेक हो जाएगी, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर था वो कम हुआ तो बाहर से जो ऑक्सीजन थी वो इजीली अंदर एंटर हो जाएगी। उसी तरह से जब मैं एक्सपिरेशन करता हूँ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता हूँ, तो अंदर के सारे मसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और जो है अंदर का प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करेंगे और बाहर जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, सिंस द एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। आपको इतना से याद रखना है, अगर जहाँ पर प्रेशर हाई है वो हमेशा लो की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर आप इसे समझिए कि पूरा जो है ये बॉक्स जो है वो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, प्रेशर हाई है, ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में हाई प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेजेंट होती है। जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करती है तो बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। वो प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, वॉल्यूम बढ़ के। यही यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो काम कर रहा है। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा,
तो हमको हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको एक्सपांड करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड थोरेसिक कैविटी। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप क्लियरली समझ जाओगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब मैं सांस लेता हूँ तो मेरा डायफ्राम जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब है वो सिकुड़ता है, खींचता है, और जैसे ही वो खींचेगा तो एक वॉल्यूम इंक्रीज करने का लंग्स को चांस मिलेगा। साथ ही साथ रिब्स जो होते हैं, स्टर्नम जो होता है वो एलिवेट होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है, जिससे यहाँ पर थोड़ा मेरे को वॉल्यूम मिलेगा। ये दोनों चीज़ें मेरे अंदर क्या करेगी, वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी, बराबर। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत सारा स्पेस बन जाएगा। खाली स्पेस जैसे बनेगा तो बाहर का प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो बाहर थी, जैसे यहाँ पर मैंने स्टर्नम और रिब्स ने एलिवेट किया, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वॉल्यूम बढ़ा और ऑक्सीजन जो है वो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंटरनल ऑर्गन्स में एंटर होगी। दूसरा, जब वॉल्यूम डिक्रीज करनी है, यानी कि जब हमको एक्सपिरेशन करना है, एक्सपिरेशन में क्या होता है, तो ये चीज़ तो मेरे हाथ में है। इंस्पिरेशन तो फिर भी मैं एक बार का कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन एक्सपिरेशन मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ पर जब मैं एक अमाउंट में ऑक्सीजन ले लूँगा तो थोड़े टाइम में मेरे को वापस उसको वापस छोड़ना पड़ेगा, गैसेस को वापस रिलीज़ करना पड़ेगा। तो होगा क्या, अंदर का वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर जो है वो आउटवर्ड जो है बढ़ जाएगा, और जैसे आउटवर्ड बढ़ेगा तो सारी जो गैसेस है वो बाहर चली जाएगी। आया समझ में? अब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन को, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। इंस्पिरेशन के अंदर क्या क्या काम आता है। सबसे पहला तो है मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था डायफ्राम और स्टर्नम जो है या फिर इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिव फेज है। ये पूरी फेज जो है एक्टिव मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर मसल्स की एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट योर प्राइमरी ब्रीदिंग मसल इट मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स डोम शेप, यानी कि जब डायफ्राम रेस्टिंग फेज में होता है तो वो इस डोम शेप में होता है, और जैसे ही वो एक्टिव फेज में आता है तो वो ऐसे कर्व बना लेता है, यानी कि नीचे की तरफ अपना जो प्रेशर है वो खींच लेता है, जिससे लंग्स जो है वो एक्सपांड इजीली कर पाते हैं। उसी तरह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये जो हैं वो रिब केज को पुल करते हैं, खींचने का काम करते हैं। इसके साथ में जो प्लूरा होती है इसका फंक्शन भी है। बेसिकली प्लूरा जो है, ये पूरा कंटेंट इस बारे में बता रहा है कि जैसे मान लीजिए दो ग्लास के टुकड़े हैं, वो दो ग्लास के टुकड़े अगर आपस में रखे हुए हैं और मैंने ऊपर से उसके ऊपर कोई लिक्विड सॉल्यूशन या वाटर डाल दिया, तो वो ग्लास के टुकड़े जो है वो चिपक जाएंगे, एकदम बिल्कुल अलग नहीं होंगे। वही प्लूरल फ्लूइड भी अपना एक काम करता है। लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है, इस आउटर कवरिंग के अंदर दो लेयर्स होती है, विसरल और पेराइटल। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो है एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये जो प्लूरल फ्लूइड है वो ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्शन को बनाने का काम करता है। तो जब चेस्ट वॉल आउटवर्ड मूव करती है, उसी टाइम पे पेराइटल प्लूरा जो होती है वो भी विसरल प्लूरा को खींचती है और लंग्स को फुल्ली एक्सपांड करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके साथ में इंस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर जो है वो आउटसाइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बॉडी के अंदर एंटर करती है और इसी डिफरेंस को इक्वलाइज करने में हेल्प करती है। अब हम समझते हैं एक्सपिरेशन को। एक्सपिरेशन एक रिलैक्सिंग फेज माना जाता है, यानी कि इंस्पिरेशन जो होता है उसके जैसा इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता है मसल्स का। बस जो है जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े, डायफ्राम हुआ, इंटरकोस्टल मसल हुए, उन सब का रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिलता है। तो जैसे डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स होने का काम करता है। इट मूव्स बैकअप इनटू इट्स डोम शेप, यानी कि जब वो खींचा तो ये ऐसा हो गया। अब जैसे ही इसका नॉर्मल शेप लाना है तो ये इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्वतः ही हो जाता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इंटरकोस्टल जो रिलैक्स होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स, ये भी देखने को मिलता है। रिब्स जो होते हैं, एक बार सांस लेने के बाद में जैसे ही जब मैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता हूँ तो ये धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, इनवर्ट की तरफ चले जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। ठीक है,
इसके साथ में इलास्टिक रिकॉइल जो होता है, ये इलास्टिक रिकॉइल भी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि एल्वेलाई के अंदर जो टेंशन है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। प्रेशर रिवर्सल का मतलब है एज द थोरेसिक कैविटी गेट्स स्मॉलर, यानी कि जब जैसे जैसे थोरेसिक कैविटी छोटी होती रहती है, वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे थोरेसिक कैविटी छोटी होती रहेगी तो लंग्स जो होते हैं वो श्रिंक होंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। दिस कॉजेज द एयर प्रेशर इनसाइड द एल्वेलाई टू राइज अबाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जैसे लंग्स छोटे होंगे, उनका वॉल्यूम कम होगा, तो उनके अंदर जो एल्वेलाई होती है वो और हार्ड होने शुरू हो जाएगी, उनके अंदर का जो प्रेशर है वो और इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स एंड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द आउटसाइड। बेसिकली एक्सपीरेशन का पूरा जो प्रोसेस था वो एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस है, इसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है। एल्वेलाई हो गया, लंग्स हो गए, इंटरकोस्टल स्पेस हो गया या फिर डायफ्राम हो गया, ये सब वापस धीरे धीरे नॉर्मली रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। अब हम समझते हैं लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग वॉल्यूम का मतलब होता है कि हमारे एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि मैं डेली बेसिस पे इतनी जो ऑक्सीजन है वो कैरी कर पाता हूँ, या फिर मैं जोर से एक बार अगर इंस्पिरेशन करता हूँ, सांस जोर से लेता हूँ, तो मैं एक बार में कितनी ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाता हूँ, ये लंग वॉल्यूम या कैपेसिटी कहलाएगा। इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग देर आर अबाउट 15 कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल, जो मैंने आपको बताया था 12 से 15 बार एक एडल्ट जो होता है वो ऑक्सीजन को लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकता है। The lungs and the air passage are never empty, as the exchange of gases takes place only across the wall of alveolar duct and alveoli. The remaining capacity of respiratory passage is called the anatomical dead space। कहने का मतलब है जब मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, इंस्पिरेशन कर रहा हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा हूँ, एक्सपिरेशन कर रहा हूँ, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि जितनी मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ वही मेरे पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, नहीं। इसमें होता ये है कि कुछ अमाउंट में जो ऑक्सीजन होती है या कुछ अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो मेरे रेस्पिरेटरी पासेज के अंदर कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाती है, इसको मैं डेड स्पेस कहता हूँ। और ये डेड स्पेस जो है वो नॉर्मली माना जाता है 150 ml का। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लंग्स वॉल्यूम या कैपेसिटी। सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। बेसिकली टाइडल वॉल्यूम जो होता है, जिसे हम टीवी कहते हैं, इसका जो नॉर्मल अमाउंट है वो 500 ml होता है, और ये अमाउंट जो है वो होता है एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जब मैं सांस ले रहा हूँ, नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहा हूँ और जैसे ही एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, ये जो टोटल वॉल्यूम होता है इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और ये बेसिकली 500 ml का पाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो एट रेस्ट पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जब मैं आराम की स्थिति में हूँ, शांति से बैठा हुआ हूँ, और जैसे ही मैं इंस्पिरेशन कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ और एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को टाइडल वॉल्यूम से आप समझ सकते हो। 500 ml इसका एक नेट वॉल्यूम होता है। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, ये होता है 3000 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inhaled into the lungs during maximum inspiration। जब कोई व्यक्ति रेस्टिंग की फेज में ना होकर ज़बरदस्ती अपने इच्छा से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज़ोर से इंस्पिरेशन करने की काम करता है, यानी कि मैं अगर अपनी इच्छा से मैक्सिमम कितना इंस्पिरेशन कर पा रहा हूँ, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग से अब उसको मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहूँगा, जो होगा 3000 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है जितना मैंने ऑक्सीजन ली और उसके साथ में जितनी मैंने जोर से ली, यानी कि टाइडल वॉल्यूम तो मैंने 500 ml तो लिया, लेकिन उसके साथ में मैंने और एक्स्ट्रा कितना लिया था, 3000। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मेरी कितनी हुई, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टोटल हुआ 3500 ml। इसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, जो होता है FRV। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है वो वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल पैसिव एक्सेलेशन, यानी कि मैं जब इंस्पिरेशन करने के बाद एक्सपिरेशन करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता हूँ, तो ये जो वॉल्यूम होता है उसके बाद में जो मेरे बॉडी के अंदर बच गया वो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, जो कि नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है।
ये बेसिकली देखने को मिलता है 3 लीटर के अप्रोक्स में। इसके बाद में एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है इट इज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपिरेशन। जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, वैसे ही एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक इंडिविजुअल कितनी ज़ोर से सांस फेंकेगा बाहर, जो उसकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड एक बार में बाहर चली जाएगी, वो उसका एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। इसके अलावा बचा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड but it is the volume of air remaining in the lungs after forced expiration। जोर से एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो एयर की वॉल्यूम मेरे अंदर बच गई वो क्या कहलाएगी? रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि बचा खुचा जो वॉल्यूम होगा एयर का वो। इन सब को जो है हम वाइटल कैपेसिटी से डिनोट करते हैं। और वाइटल कैपेसिटी जो होती है Vc इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। यानी कि मेरा टाइडल वॉल्यूम जो मैंने 500 ml लिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैंने 300 ml 3000 ml लिया, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैंने 3000 ml लिया, सारा मिलकर जो मेरा है वाइटल कैपेसिटी बनता है। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में देखने को मिलता है 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर किसी का वाइटल कैपेसिटी है तो वो एक हेल्दी इंडिविजुअल है। और बचा खुचा जो होगा वो थोड़ा रेजिडुअल वॉल्यूम अंदर रुक रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है, वो सब। टोटल लंग कैपेसिटी मैंने आपको बताया था। टोटल लंग कैपेसिटी वही होती है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग कैन होल्ड इन एडल्ट ऑफ एवरेज फील्ड, इट इज़ नॉर्मली अराउंड 6 लीटर, यानी कि 6000 ml। टोटल लंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। It cannot be directly measured in the clinical test because even after forced expiration residual volume of air still remains। मैंने आपको बताया हम कितना भी जोर से एक्सपिरेशन कर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दें, कुछ अमाउंट में जो एयर है वो अंदर ही एल्वियोलर ट्रैक्ट में रुक जाती है, ट्रैप होकर रह जाती है। एल्वियोलर वेंटिलेशन को कैलकुलेट करने का एक तरीका बता रखा है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एनाटॉमिकल डेड स्पेस मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। 500 माइनस 150, 500 जो था वो टाइडल वॉल्यूम था, 150 जो था वो डेड स्पेस था। 15 बार हम सांस ले रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 अप्रोक्स 5.25 पर मिनट में हम 1 लीटर मतलब 5.25 लीटर जो है 1 मिनट में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। ये पूरा वही प्रोसेस दिखा रखा है, इसके अंदर टाइम के अकॉर्डिंग और इधर जो है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। ये जो बीच की लाइन है जो चल रही है वो टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, एक इंडिविजुअल 500 ml जो है 1 मिनट में रेस्टिंग फेज में सांस लेता है। फोर्स एक्सप्रेशन करूँगा, जैसे मैं ज़ोर से सांस लूँगा, जैसे मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, अचानक मैं ज़ोर से सांस लूँगा तो वो मैक्सिमम इंस्पिरेशन कहलाएगा, जिसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, जो होता है ऑलमोस्ट 3000 ml। इसके अलावा अगर मैं फोर्स एक्सप्रेशन करूँगा तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन मेरा क्या कहलाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है ऑलमोस्ट 1100 प्लस 2300 ml, है ना, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम लंग्स कैपेसिटी के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम का क्या इन्वॉल्वमेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है या फिर कमांड सेंटर हम उससे बोलेंगे जो हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम। द एरिया फंक्शंस लाइक एन ऑटोनोमिक पायलट सेटिंग द रेट एंड डेप्थ, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेशन है या फिर जो ब्रीदिंग है उसकी जो डेप्थ है या फिर कितनी रेट होनी चाहिए, 1 मिनट में मैं कितनी बार सांस लूँगा और कितनी गहराई से लूँगा, ये मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम या कमांड सेंटर के हाथ में होता है। और ये कौन होता है? तो बेसिकली मेडुला ओब्लांगेटा एक रिदमिक सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, और यही हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो एक तरह से मेट्रोनोम की तरह काम होता है। मेट्रोनोम क्या होता है? आपने सुना होगा कि कोई गिटार बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, तो उसमें एक मेट्रोनोम बजता है, पीछे एक बीट बजती रहती है। वो कंटिन्यूस बीट जो होती है वो उस गिटारिस्ट को या फिर पियानो बजाने वाले को पर्टिकुलर टाइम में ये बताती रहती है कि कैसे हमको जो है उस बीट के साथ में काम करना है। उसी तरह से मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो हमारे ब्रीदिंग के पैटर्न को एक रिदमिक मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ
पॉन्स जो होता है वो भी एक ब्रेन का पार्ट है जो ट्यूनिंग में हेल्प करता है। ट्यूनिंग का मतलब है इंस्पिरेशन कैसे करनी है, एक्सपिरेशन कैसे करनी है, कितनी शैलो कितनी लॉन्ग ब्रीदिंग होनी चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। Once the command center decide to breathe, it sends electrical orders via two main highways। यानी कि जब हमारा ब्रेन डिसाइड कर लेता है, ब्रेन स्टेम डिसाइड कर लेता है, मेडुला ऑब्लांगेटा या पोन्स डिसाइड कर लेता है कि ब्रीदिंग कितनी डेप्थ में होनी चाहिए, उसकी रेट कितनी होनी चाहिए, तो वो दो तरीके से अपना जो मैसेज है वो भेजता है। पहला तो फ्रेनिक नर्व जो है वो डायफ्राम को कंट्रोल करती है, और मैंने बताया था कि कैसे लंग्स के अंदर डायफ्राम का कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन उसके डोम शेप को और नॉर्मल शेप को बनाने में मेंटेन करता है। तो वही है, डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई होगी, और जैसे ही नर्व सप्लाई होगी तो वो अपना कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन जो काम है परफॉर्म करेगा, और लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। साथ ही साथ इंटरकोस्टल नर्व्स भी होती हैं जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में प्रेजेंट होती है, जो रिब केज को ऊपर उठाना और रिलैक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स हैं जिनका फंक्शन अलग अलग देखने को मिलता है, मैंने समझा रखा है। जैसे मेडुला जो है वो इंस्पिरेटरी ग्रुप का एक पार्ट होता है जो बेसिक रिदम और ब्रेथ को स्टार्ट करना, उसको रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पॉन्स जो होता है वो न्यूमोटैक्सिक एरिया होता है जो रेट और डेप्थ को मेंटेन करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और मेडुला जो वापस है वो PCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है उसको डिटेक्ट करता है। एओर्टा कैरोटिड आर्टरी जो है वो डिटेक्ट करती है पीएच और PCO2 लेवल्स को, जहाँ पर बहुत सारे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप एज ए ड्राइवर समझ सकते हैं। मेडुला जो है वो एज ए इंजन होगा, और फ्रेनिक नर्व जो है वो एक गैस पेडल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइवर है, मेडुला एक इंजन की तरह काम करेगा, और फ्रेनिक नर्व जो है गैस पेडल की तरह। आई होप आपको जो ये पूरा चैप्टर है वो समझ में आया होगा। आज की जो इस क्लास में है हमने 3-4 चीज़ें कवर करी हैं। पहला तो हमने रेस्पिरेटरी ट्री या ब्रोंकियल ट्री को समझा, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको देखा डेप्थ में, और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है ये समझा। दूसरा हमने देखा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, और हमारे लंग्स का वॉल्यूम जो है कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है ईजीली। तीसरा हमने देखा लंग्स की कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स, जिसमें था टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आगे की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।